नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर की शांतिनगर समता कॉलोनी से एक कलयुगी बेटी की करतूत निकलकर सामने आई है, जो अपनी ही बुजुर्ग मां को बेटा बहू ने रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। जबलपुर के शांतिनगर समता कॉलोनी से एक कलयुगी बेटे की करतूत निकलकर सामने आई है, जहां अपनी ही बुजुर्ग मां को बेटा बहू ने रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। बुजुर्ग महिला आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की आस में आकर अपनी आप बीती बताई कि उनके बेटा बहू चंद्रेश सोनी और प्रीति सोनी के द्वारा मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन मारपीट की जाती है, मुझे भूखा रखा जाता है, यहाँ तक कि मेरे घर में कब्जा करके मुझे सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया। चूंकि बुजुर्ग महिला 3 दिन से घर से बाहर है, जिसको लेकर के आज ग्रामीण डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय ने इस संदर्भ में जांच के आदेश दिए और बुजुर्ग महिला को जो भी भूखी थी तो खाने की भी व्यवस्था करवाई और बेटे बहू को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। यदि बेटा बहू दोषी पाए गए तो न्यायिक उचित कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अम्मा क्या हो गया? हमारे बेटा बहू हम मार के भगा रहे सर, हम घर से निकाल रहे, हम मकान अपने नाम पर करा रहे, राशन कार्ड छुड़ा रहे, अपने नाम पर कर रहे। हमारे पास वृद्धाश्रम के 600 रुपये मिले थे, तो मार के छुड़ा लेती है। हमें कहता भग जाओ, लड़कियों को ब्याह होगा, तो हम मार मार के घर से निकाल रहे। चंद्रेश सोनी, बहू को नाम प्रीति सोनी, हम संता कॉलोनी शांति नगर में। बेटा सोने को काम कर रहा था और नाती भी सोने को काम कर रहा था। आज दोनों घर में हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, का मालूम सर, हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें 2 रोटी चाहिए। हम मरघाटा में थोड़ू ले जाए बांध के। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, एक इंदौर में रहते हैं सर, वो फोन तक नहीं उठावे न, फोन लगे हुए। अभी किसके पास रह रहे हैं? अब छोटे बच्चा के पास वो ये मार के भगाओ, अपने नाम पे सब कुछ कर लो सर। हाँ, बहू और बेटा दोनों मारते हैं हमें। पेंशन मिलती है क्या? पेंशन 600 रुपया मिला था सर, तुरंत ही छुड़ा लेती, आते तो तुरंत छुड़ा लेती। मंजन तक के सुपारी तक के नहीं दे पैसा, खाने नहीं देता, कहूँ नहीं गए सर। हम तो सब कोई कहता है। आज का एसपी ऑफिस आया हुआ? हाँ, एसपी ऑफिस हम सर के पास आए हैं, अपने दुख रोवे तो ही डरे रहे हैं। हमें 2 रोटी जहाँ दे होते ही डरे रहे। हम तुम्हारे पाँव पर रहते हजारों वक्त, हमें अपनी शरण में ले लो सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेवती बाई सोनी। थाना गोहलपुर क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला रेवती बाई सोनी यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुई थी। उसका कहना है कि उसका लड़का जो है वो उसके पूरे मकान को अपने नाम में करा लिया है और अभी उसको घर से निकाल दिया है, रख नहीं रहा है। उसकी शिकायत को हमने आलम्बन शाखा में भी ले लिया है और संबंधित थाना प्रभारी को भी इसमें जांच के लिए भेजा है और अगर ये चीज़ें सही पाई गई तो रेवती बाई के जो बेटे हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा विश्व बैंक समर्थित रैंप योजना के अंतर्गत जीआई टैगिंग के लिए राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर उन्हें जीआई टैग दिलवाने हेतु आवश्यक विभागीय समन्वय स्थापित करना था, जिससे इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और ब्रांडिंग के जरिए व्यापक पहचान मिल सके। लघु उद्योग की कोशिश जीआई उत्पादों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति से जोड़ते हुए बाजार और ब्रांडिंग के अवसरों को बढ़ाना है। इस राज्य स्तरीय बैठक में जीआई टैगिंग विशेषज्ञ एवं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रजनीकांत ने जीआई टैगिंग की प्रक्रिया, कानूनी ढांचा और देश भर में हुए सफल जीआई पंजीकरणों की जानकारी साझा की। इस बैठक में वन विभाग, सिडबी, मत्स्य विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, हस्तशिल्प एवं हथकरघा संचालनालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ, पशुपालन विभाग, रेशम संचालनालय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के प्रयास से और लघु उद्योग निगम, इसकी एक पहल है। भारत सरकार की तरफ से रैंप की परियोजना यहाँ पे चल रही है और मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, भारत का हृदय है, जो विविधताओं वाला ये प्रदेश है, यहाँ पे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। यहाँ पे
माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश जीआई टैग को लेकर के एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। यहाँ पे कृषि, फल, फूल, सब्जी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से भरपूर है। यहाँ वन के बहुत ढेर सारे उपज हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, हनी है। ये भारत की बौद्धिक संपदा में शुमार होने की बहुत बड़ी तैयारी ये चल रही है कि मध्य प्रदेश के जो प्राचीन उत्पाद हैं, यहाँ की शिल्प है, कलाएं हैं, वो सभी शामिल हों और भारत की बौद्धिक संपदा के रूप में पूरी दुनिया में एक नया बाजार मिले यहाँ से, और यहाँ के लाखों शिल्पियों, किसानों, बुनकरों, उत्पादकों को एक नया मार्केट मिले जिससे उनकी आमदनी बढ़े। सरकार की जो ये मंशा है कि 11 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, और इसी का नतीजा ये है कि आज ये बैठक यहाँ पे विभाग ने कराई है। रैंप परियोजना के अंतर्गत ये हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि विभाग पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहा है कि कोई भी विभाग अपने उत्पादों को यहाँ पे नाम बताएगा, चिन्हित करेगा, जानकारी देगा, और आने वाले समय में 2 वर्ष के अंदर जीआई फाइल करके उसको ग्रांट कराने तक की जिम्मेदारी संस्था ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन को जो कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से दी गई है, उसे पूरा करने के लिए हम वाराणसी से यहाँ पे आए हैं। भारत सरकार ने 2019 में हमें पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत में अभी तक हम 350 से अधिक जीआई फाइल करा चुके हैं, 157 ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी अभी हमारे प्रयास से यहाँ पे 26 उत्पादों को जीआई की हियरिंग कंप्लीट हुई है। 8 उत्पाद ऑलरेडी जीआई ग्रांट हो चुके हैं, और 1 वर्ष के समय में मध्य प्रदेश में जीआई की संख्या 51 को पार कर जाएगी, और हमें लग रहा है कि 2027 आते आते ये संख्या लगभग 100 के आसपास होगी। तो मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, हिंदी हार्टलैंड है यहाँ का, और यहाँ की विरासत को सहेजने का ये प्रयास शुरू हुआ है। नहीं, आज के प्रयास में मुख्य रूप से चर्चा हो रही है उत्पादों को चिन्हित करने की। सभी विभाग अपने अपने उत्पादों की जानकारी दे रहे हैं, और जीआई में लगभग 60-70 साल, 80 साल पुराने उत्पादों को लिया जाता है। उसका एक इतिहास होता है, उसका एक भूगोल होता है, एक जोग्राफिकल एरिया होती है। मध्य प्रदेश के जैसे महत्वपूर्ण इलाके हैं, जैसे पातालकोट का इलाका है, छिंदवाड़ा का पूरा इलाका है, या मंदसौर नीमच का पूरा क्षेत्र है, या भोपाल के अगल बगल के एरिया है, या नर्मदा नदी की जो विरासत है, यहाँ पे जो देन है लोगों को मिली हुई है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो यहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ हैं, और उसके साथ साथ में शिल्प कला का कौशल भी यहाँ पे है। तो हमें लग रहा है कि जितनी चीज़ें आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, वह शीघ्र उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके और 3-4 महीने के अंदर में लगभग 20 जीआई उत्पाद यहाँ से मध्य प्रदेश से शामिल किए जाएंगे। आज जबलपुर कलेक्टर के समक्ष डेयरी संचालक बड़े ही आस में पहुंचे। उनका कहना है कि डेयरी उद्योग के लिए प्रशासन की ओर से जो जगह सुनिश्चित की गई थी। आज जबलपुर कलेक्टर के समक्ष डेयरी संचालक बड़े ही आस में पहुंचे। उनका कहना है कि डेयरी उद्योग के लिए प्रशासन की ओर से जो जगह सुनिश्चित की गई थी और लोगों को आवंटित की गई है, जो कि मूलभूत सुविधाओं से आज भी पूर्ण नहीं है। स्थिति ऐसी है कि न पशुओं को पीने के लिए पानी है, न ही सड़कें, और इस बढ़ती हुई गर्मी के चलते पानी की कमी से पशुओं की मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर के डेयरी संचालकों में बड़ी ही चिंता का विषय बन गया है। जगह आवंटित करते समय प्रशासन की ओर से सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का वादा किया गया था। आज की तारीख में 1 साल होने जा रहा है। आज की तारीख में 1 साल होने को जा रहा है, और न ही प्रशासनिक अधिकारियों को पता है और न ही यह मूलभूत सुविधाओं का खामियाजा डेयरी संचालक और हो रहे पशुओं की मौत से चुकाना पड़ रहा है, जिसको लेकर के आज जबलपुर कलेक्टर के समक्ष डेयरी संचालकों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आप लोग आए थे किस तरह? सर, हम लोग की डेयरी सब हुई है ग्राम खमड़िया में। वहाँ पर पानी की समस्या 15 दिनों से वहाँ पानी नहीं आता। वहाँ पर हम लोग के जानवर मर रहे हैं, बिजली के तार बड़े हुए हैं, एमपी वाले आते नहीं, वहाँ पर जानवर हम लोग घूमते हैं, मर जाते हैं। वहाँ पर बिजली कनेक्शन वहाँ पर चालू है। यहाँ से आप लोग को शिफ्ट किया गया था तो क्या कहा गया था? हम लोग को शिफ्ट किया गया तो यही कहा गया था वहाँ पूरी सुविधा है, पानी की समस्या है, बिजली के पूरे यंत्र है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लगभग कितने जानवर अभी तक मर चुके हैं? जब मैंने चालू किया था मेरे 22 जानवर, आज की तो मेरे पास तो 8 जानवर रह गए। क्या चाहते हो आप लोग? चाहते यही है कि पानी की समस्या पूरी हो और पानी उपलब्ध कराया जाए। नाम आपका? रोड
रोड की समस्या है, रोड बनी नहीं है, वहाँ आवंटन हो गया लेकिन रोड की समस्या बनी, गांव के अंदर से गाड़ियां लानी पड़ती हैं। नाम आपका? अंशुल सिंह बैस। यहाँ पे किस लिए आए थे और क्या शिकायत थी कलेक्टर में? आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए मंगलवार को जन सुनवाई के लिए, क्योंकि हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन दिया है कि डेयरी स्टेट मध्य प्रदेश डेयरी स्टेट का निर्माण हुआ, जिसके कारण वहाँ पे सारी सुविधाओं की बात की गई है, पर वहाँ पे कोई भी इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। 15 दिन से समस्त डेयरी व्यापारियों के जानवरों को पानी नहीं मिला, जिसके कारण से किसी के जानवर जो है 2-3 जानवर खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और मेन मुद्दा पानी का है, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज 15-20 दिन से लगभग पानी नहीं मिला और टैंकर से पैसा देके बाहर से खरीदा जाता है। और ये मुद्दा संबंधित अधिकारियों को बताओ तो वो बोलते हैं कि किराया दो, ये करो, व्यवसाय चल नहीं पा रहा है, जानवर मर रहे हैं, अंदरूनी हमारे इतने नुकसान हो रहे हैं, उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और इस कारण के बस हमें उसके लिए लेटर भेजा जाता है कि आप हमें रेंट दें इसका। और उनको कई बार संबंधित में बता दिया गया है कि साइड की पूरी फेंसिंग काट दी गई है, फेंसिंग काट के चोरियां हो गई हैं, बोरियां गायब हो गई हैं जानवरों के दाने की। कई समस्याएं, मुख्य समस्या हमारी पानी की थी, जिस कारण से जानवरों को मृत्यु हो रही है, मर रहे हैं, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने बहुत कोशिश करा, कई बार फोन भी किया अधिकारियों को, वो भी नहीं संज्ञान लिया। इस कारण मजबूर समस्त डेयरी व्यवसाय के जितने भी हमारे संबंधित संचालक हैं सारे यहाँ उपस्थित हुए। कहाँ से आए हो आप लोग? सब डेयरी स्टेट खमरिया है, मध्य प्रदेश डेयरी स्टेट जो निर्माण हुआ है खमरिया का, वहाँ आवंटित हुए सबके लिए डेयरियाँ। शहर में थी डेयरी, तो परेशान करके बोलते आप वहाँ जाओ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, पर व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं पूरी संपूर्ण। नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल नईम है, मेरा डेयरी फार्म वहीं पे है। जबलपुर के थाना आधारताल अंतर्गत 8 तारीख की रात्रि 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। इस घटना की जानकारी 100 नंबर को दी गई थी। जबलपुर के थाना आधारताल अंतर्गत 8 तारीख की रात्रि 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। इस घटना की जानकारी 100 नंबर को दी गई थी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस को बीच बचाव के दौरान इस पथराव में गंभीर चोट आई थी। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसको लेकर के जबलपुर पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं और दोनों ही पक्ष नरूला परिवार और एंथनी परिवार में आपसी रंजिश पर चलती हूं। पूरे इस विवाद के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। रविंद्र नगर। तो क्या बात से इन लोग का विवाद हुआ था? इनका आपस में विवाद चल रहा था, हम लोग गए बचाने, वहाँ सूचना आई थी, ये पत्थरबाजी कर रहे थे, इन्हीं का पत्थर अपने को भी लग गया। और कितने लोग इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? दो लोग लगे, 2-3 लोगों लगे पत्थर, 2-3 आदमी थे। कहाँ पे हुआ था? रविंद्र नगर। किस बात को लेकर इनका विवाद हुआ? इनका पुराना विवाद। थाना आधारताल में 2 क्रिश्चियन परिवारों में आपस में विवाद हो रहा था। इसमें डायल 100 को भी सूचना दी गई, थाने पर भी सूचना आई। इसमें जब थाने से पुलिस बल भेजा गया तो दोनों पक्ष जो है आपस में एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे। जब इनको समझाइश दी गई तो उनने पुलिस पर भी पत्थर फेंक दिया, जिसमें एक हमारा पुलिसकर्मी जो है उसके सिर पर पत्थर लग गया और वो घायल हो गया। इसमें जिन लोगों ने ये घटना की है उन 4 लोगों पर पुलिस के कार्य में, शासकीय कार्य में बाधा डालने बाबत हमने अपराध दर्ज किया है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार करेंगे। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी आया है और उससे व्यक्ति चिन्हित भी हो रहे हैं और जल्द ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे। और उनके जो मामले थे उनमें भी क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें भी आपस में उनके मामलों में गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के दावों पर सवाल भी उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गरीबों, किसानों और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में अरबों रुपए के गबन, फर्जी बिलिंग और कागजी प्रकृति का घिनौना खेल सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में केंद्र की हर योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ये भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को छीन रहा है। जीतू पटवारी ने जिलेवार हुए घोटाले की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण महिलाएं पानी के लिए मीलों पैदल चल रही हैं, गरीब बेघर हैं और किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, तब ठेकेदारों, अधिकारियों और बिचौलियों की जेबें भर रही हैं। जल जीवन मिशन में 21,000 करोड़ तक का अनुमानित घोटाला और स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ 21 लाख रुपए का
13 करोड़ 21 लाख का खुलासा इस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के 11 साल, 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारी चुनाव प्रणाली पे भरोसे, वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु है। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस नए 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं जो कानून, ला, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी, जिसकी हम बात करते हैं, 139 देशों में 79 स्थान पर है, गुण 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है, हम तो हैं जिन्होंने 2 किए 14 दिन में, बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, पेड़ छुए, और ट्रंप कहता है मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता है क्यों नहीं बोलते हो आप। ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। अब मोहन यादव जी की बात करें दूसरे पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है? हमारे सभी सम्मानित प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष का अवलोकन और उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में है। बिना किसी विलंब के इन 11 सालों में क्या खोया, क्या पाया, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। हम तो सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। 11 सालों में जो निर्णय हुए हैं और उन निर्णयों से भारतीय जनमानस के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी कहानी माननीय जीतू पटवारी जी आपसे कहेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे मुखातिब हूं। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा रखने का प्रावधान है, जिसके तत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष शिक्षक रखे गए हैं, शिक्षक जिनको मात्र 14,000 रुपया मानदेय दिया जाता है और जिनका कार्यकाल से 7 से 8 महीने का रहता है। उसके बाद में 3-4 महीने विशेष शिक्षक जो है बिना बेरोजगारी की स्थिति में रहता है और उनकी सर्विस कंडीशन है वो इक्वल पे और सर्विस कंडीशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2021 में और 2022 में इक्वल पे ऑर्डर हुआ था। अभी 2025 में 7 मार्च को ऑर्डर आया है, जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं उनको पहले रेगुलर किया जाए और भर्ती निकाली जाए। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है, जिससे विशेष शिक्षक बहुत ज्यादा अवसाद एवं बदहाल की स्थिति जी रहा है। तो हमारा न्यायाधीश निवेदन है कि इस मामले पर आप संज्ञान लें और विशेष शिक्षकों को न्याय दिलाने का प्रश्न करें, क्योंकि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देश में लागू नहीं होगा तो फिर देश में बचता कुछ नहीं है। कांग्रेस में इन दिनों संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके चलते नए शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अगले महीने तक
कर दी जाएगी। इसमें मैदानी कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने आज उज्जैन में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से नए शहर और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो अपने प्रभार वाले शहरों में जाकर आम जनों और पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर अपनी रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देंगे। इसके बाद जुलाई तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एआईसीसी से एक पर्यवेक्षक भेजा गया है, जिसके काम के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये कि जो निर्णय हो रहे हैं वो बंद कमरों में ना हो। जैसे मोदी जी अपने मन की बात जनता पर थोपने का काम करते हैं, ये उनका मॉडल है कि भाई कमरे में बैठे रहो और ज्ञान देते रहो, और किसी दूसरे की बात ना सुननी है, ना समझनी है, ना रायशुमारी करनी है, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, ना सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं। एक ये मॉडल है। और एक राहुल गांधी जी का मॉडल है, जो कहते हैं कि जन जन के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर जनता से रायशुमारी कर कर पार्टी के बड़े निर्णय होने चाहिए। और इसी दृष्टि से पहला लक्ष्य जो है वो निर्णय का विकेंद्रीयकरण है। ब्लॉक स्तर पे जाकर, जहां संभव हो सके मंडल स्तर पे जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बैठकर संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्त करना। इसी श्रृंखला में जो दूसरा लक्ष्य है वो जिलाध्यक्ष बनाने का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष है, अगर हम उज्जैन शहर की बात करें तो शहर अध्यक्ष बनाने की बात है। जिलाध्यक्ष जनवादी हो, जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाला रहा हो, इसी के साथ साथ मुखर भी रहा हो, मुद्दे उठाए। और मुझे तो यहाँ लगता है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जो एक विपक्ष के नेता के रूप में भी एक अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाए, कांग्रेस की समावेशी, उदार, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, विकासशील विचारधारा को जन जन तक ले जाकर संगठन को मजबूत करे। क्योंकि जिलाध्यक्ष मुझे लगता है संगठन की रीढ़ की हड्डी है। जितना मजबूत होगा उतनी ताकत, सशक्त हमारा संगठन बनेगा। और तीसरा लक्ष्य कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम ब्लॉक, वार्ड, मंडल और गांव-गांव तक हम पहुंचने का काम करें। वो अध्यक्ष भी बनाएं और वो समितियां भी बनाएं। नहीं, देखिए, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी इसे देखेंगे। और ये तमाम गुण जो मैंने आपको बताए, और मैंने प्रेस वार्ता में एक और बात कही कि एक बार राहुल गांधी जी ने हम सबसे पूछा कि नेता कैसा होना चाहिए। किसी ने कहा नेता वो जिसके पीछे लोग हो, भीड़ हो। किसी ने कहा नेता वो जो दूरदर्शी हो। किसी ने कहा नेता वो जो बहुत अच्छा वक्ता हो। राहुल जी ने कहा ये सब गुण अच्छे हैं, पर नेता वो जो दूसरे की प्रतिभा और क्षमता को निखार कर नई लीडरशिप भी पैदा करे। तो ये तमाम गुण जिस नेता में हो, ऐसा हम जिलाध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में चुनने का काम करेंगे। और मैं रविन्द्रनाथ जी की यहाँ पर पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए सुमन, फिर नए उपवन, फिर नए भवन, फिर नए सृजन हो जाते हैं। देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि 45-50 साल जो युवा लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, पर जोश के साथ अनुभव का भी अगर समन्वय हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई एक मुझे लगता है कोई नियम नहीं बनाया गया है उम्र को लेकर, पर हम कोशिश करेंगे सामाजिक न्याय हो, नौजवान लोग भी बने, जहां अनुभव की जरूरत हो हम उसको भी जोड़ें। और आपने अच्छा सवाल पूछा, सारे पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक दे देंगे। उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में नए शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनेंगे। कुछ ऐसे अपवाद जरूर हो सकते हैं कि जहां पर हाल ही में कोई जिलाध्यक्ष बना हो और बहुत सक्षम हो और उससे ज्यादा बेहतर व्यक्ति ना हो, तो उसे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जामनगर दौरे पर बोले, मध्य प्रदेश में वन्य संपदा और जैव विविधता की भरपूर संभावनाएं हैं। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक व्यापक अभियान पर काम चल रहा है। हम इस दिशा में और गंभीर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं, जो प्रदेश को नई पहचान देगा। जामनगर दौरे का मकसद गुजरात के मॉडल को समझना और उसे मध्य प्रदेश में लागू करना है। वन्य जीव, जंगलों और प्रकृति संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश वन्य पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बने, यही हमारा उद्देश्य है।
मुझे हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। जब चीता भी हमारे यहाँ आए हैं और दूसरे टाइगर अभयारण्य 2 हमने बनाए हैं। चीता के लिए भी पालनपुर कूनो के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उनमें हमारे अपने कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए। अभी एकमात्र रेस्क्यू सेंटर हमारा अकेला भोपाल वन विहार में है, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पर सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दें। कई बार हमने महाकौशल से पकड़ के लाए और उसको रेस्क्यू करके भोपाल में रखते हैं तो उसको यहाँ के वातावरण आबो हवा में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए। तो जू की दृष्टि से भी हमने पिछले बजट में भी 2 जू करने की घोषणा की थी और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए और खास करके बूढ़े, अपारिज, लावारिस, इस प्रकार के वन्य प्राणी जिनको उनका जीवन बचाया जा सके, जिससे कई बार गांवों में जंगल में घटना होती है, उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों को भी आदान प्रदान करें। जो हमारे यहाँ जानवर अधिकता में है उनको जरूरत होगी या वो रेस्क्यू से उनको सुविधा से बचा सकते हैं, तो आपस में हर एक प्राणी की रक्षा भी कर सकें और इस तरह से हमारे राज्य में भी क्या विकास हो सकता है। हमने बीच में कोशिश की हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की, वेटनरी कोर्स खोलने की, ताकि अधिकांश ऐसे जो वन्य जीवों से संबंधित चिकित्सक भी तैयार हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है, मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूँ। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है। हम तो आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि कभी बाकी को भी मौका मिले तो वन्य प्राणियों से अपनी निकटता बढ़ाइए और कभी कोई इस कारण से कोई वन्य प्राणी खतरे में दिखाई दे, किसी की जान पर संकट आ जाए तो नजदीक के फॉरेस्ट ऑफिसर से या जिला प्रशासन से संपर्क करें। हम हर व्यक्ति की जिस प्रकार जान की चिंता करते हैं ऐसे वन्य जीवों के प्रति भी उतने ही गंभीर है। आइए हम सब मिलकर के इस इकोसिस्टम का चिंता करें। बहुत धन्यवाद। आज सुबह प्रशासन की टीम ने बेगमबाग कॉलोनी में मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ली शर्तों का उल्लंघन करने पर बेगमबाग कॉलोनी में 28 भवन स्वामियों को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कुछ दिनों पहले 2 मकानों को तोड़ दिया गया था। आज फिर प्रशासन द्वारा 7 मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह नगर निगम विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मकान तोड़ने का काम शुरू किया। इसमें जेसीबी मशीन की मदद ली गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं इस मार्ग पर यातायात भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि यहां कुल 28 मकान तोड़े जाने हैं और बाकी बचे मकान भी जल्द ही हटा दिए जाएंगे। सीएसपी मयूर खंडेलवाल के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके पर 500 से अधिक का पुलिस फोर्स तैनात है। आज बेगमबाग में जो रोड चौड़ीकरण होना है उसके अंतर्गत यूडीए का बहुत पहले से प्लान आया हुआ था। तो जो भी अतिक्रमण वाले क्षेत्र थे, अतिक्रमण वाले घर हैं, उन पे 4 स्पॉट्स हैं, वहाँ पे 7 घर हैं।
उन्हें तोड़ करके हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल चौड़ीकरण की प्रोसेस है उसी का ही हिस्सा है। सर कितना फोर्स लगाया गया है सर यहाँ पर लोगों ने विरोध किया? चूँकि पहले से ही कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन बातचीत हो रखी थी तो किसी प्रकार का विरोध देखने को नहीं मिला, पर फिर भी लगभग 250 का पुलिस बल लगा हुआ है। यातायात व्यवस्था भी हरी फाटक चौराहे से और कोर्ट मोहल्ला चौराहे से डाइवर्ट करके रखी हुई है। इसके अलावा भी रिजर्व में ऑल बल उपस्थित है हमारे पास। ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरी फाटा योजना है। हरी फाटक योजना जो बनाई गई थी पूर्णतः रेसिडेंशियल थी। इसमें जो मेन रोड पर ये इस रोड पर लगभग 28 से 30 लीज को इस कारण निरस्त किया गया था सन 2023 में 2023 में, क्योंकि यहाँ पर जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। स्पेशली चूँकि ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था या फिर प्लॉट्स के डिवीज़न भी कर दिए गए थे। इसी आधार पर लीज़ निरस्त की गई। लीज़ निरस्ती के पश्चात चूँकि भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है। विकास प्राधिकरण की भूमि मानते हुए जो निर्माण है वो अतिक्रमण के रूप में कंसिडर किया जाता है। MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत इसमें सुनवाई की गई। अतिक्रमण मानते हुए उसमें अंतिम आदेश किए गए और अंतिम आदेश के पश्चात लोगों को लगभग 7-8 दिन का समय दिया गया, समझाइश दी गई। यही कारण है कि आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के माध्यम से सारा लोगों ने बहुत कुछ सामान हटा भी लिया था। शांतिपूर्वक इन सभी को हटाते हुए टोटल जो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ थी वो 4 थी, लेकिन जो 4 के डिवीज़न करके जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो 7 है। टोटल 7 तोड़े जा रहे हैं अभी। अब वो कितने बाकी हैं? नहीं, यदि हम देखें तो इस पूरी रोड पर लगभग 28-29 जो लीज़ है वो निरस्त की गई हैं, लेकिन बाकी पर किसी न किसी माननीय न्यायालय पर कोई ना कोई कार्रवाई प्रचलित है। वो कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर उस पर यदि लगता है तो यथोचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।